एंशियंट इंडियन फिलॉसफी या कहें फिलोसॉफी रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंशियंट इंडियन फिलॉसफी क्या थी। इस चैप्टर में एंशियंट टाइम्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे मेडिवल टाइम्स को, ब्रिटिश एरा अंग्रेज़ों के समय को, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर कर लेंगे। बाय चांस क्वेश्चन आता है तो आपके पास काफ़ी मटेरियल हो जाएगा लिखने के लिए। एंशियंट टाइम्स में पहले देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये जगह थी। यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स थे, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स थे। यह सिस्टम्स अपने समय के अनुसार काफ़ी एडवांस थे। पब्लिक बाथ्स थे, बाथरूम्स थे। इन चीज़ों से क्या इन्फर होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हाइजीन और सैनिटेशन के प्रति काफ़ी सीरियस थे। इंडस वैली के बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें नदी, पेड़ पौधे, प्रकृति को देवी और देवताओं का स्टेटस प्रदान किया गया था, जैसे देवी गंगा, देवी सरस्वती। आप देख सकते हैं कि राजा अशोक जो थे उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कानून बनाए थे, लॉज बनाए थे। अर्थशास्त्र में भी आपको यदि कोई व्यक्ति एनवायरनमेंट को डैमेज करता है या फिर पेड़ काटता है या फिर किसी जानवर को मारता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान था। इन चीज़ों से पता लगता है कि उस समय लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी अवेयर थे। उपनिषद, पुराण, वेद और दूसरे प्राचीन काल के टेक्स्ट जो थे उनमें कहा गया है कि हर व्यक्ति का धर्म है कि वह नेचर को, प्रकृति को प्रोटेक्ट करे। पेड़ पौधे, नेचर, जीव जंतुओं को भगवान से एसोसिएट किया गया है, देवी देवताओं से एसोसिएट किया गया है। जैसे नीम के पेड़ को देवी शीतला माता से एसोसिएट किया गया है, पलस के पेड़ को गंधर्वों से, स्वान को देवी सरस्वती से, पीकॉक मोर को भगवान कार्तिकेय से, रैट चूहे को भगवान गणेश से और अशोक के पेड़ को भगवान बुद्ध के साथ एसोसिएट किया गया है। इन चीज़ों से पता लगता है कि लोग एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सीरियस थे। एनवायरनमेंट को देवी और देवताओं का दर्जा प्राप्त था। मेडिवल समय में, मध्यकाल में, नए सेटलमेंट्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुआ। यह मेनली आपका गंगा और यमुना के आसपास के जंगल जो थे वह काटे गए थे, नए नए सेटलमेंट्स, नए नए शहर बसाए गए और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया गया। उस समय में गार्डन्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, फलों के बाग बगीचे वगैरह और ग्रीन पार्क्स डेवलप किए गए। ब्रिटिश एरा, अंग्रेज़ों का समय। अंग्रेज जो थे वह नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को एक्सप्लॉइट करते थे, मेनली फॉरेस्ट को, जंगलों को। किस पर्पज़ के लिए? मिलिट्री पर्पज़, जैसे नेवी के शिप्स वगैरह बनाने हो, लोकल कंस्ट्रक्शन, रोड्स वगैरह, रेलवेज़ वगैरह बनाने हो, टीक और फिर चंदन, सैंडलवुड की लकड़ी को एक्सपोर्ट करना हो। यह कार्य ये केवल इंडिया में ही नहीं, जहाँ भी इनका कंट्रोल था उन सभी जगह कर रहे थे, जैसे आयरलैंड में, साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। पहला फॉरेस्ट लॉ जो था वह बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इस एक्ट के थ्रू पहले तो वो बिना किसी लॉ के ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब उन्हें एक लॉ मिल गया एक्सप्लॉइट करने का, वे एक्सप्लॉइट करने लगे लीगल मैनर में। स्टेट की लीगल मोनोपोली हो गई फॉरेस्ट के ऊपर, एक कानूनी एकाधिकार हो गया। विलेजर्स जो थे, आदिवासी ट्राइबल्स वगैरह जो थे, उनके राइट्स जो थे कभी भी छीने जा सकते थे। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1884 में। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था लोगों की वेलबींग को प्रमोट करना और लोगों की क्लाइमेटिक और फिजिकल कंडीशन को प्रिजर्व करना। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए गए। अंग्रेज़ों के समय जो प्रिवेलिंग लॉ सिस्टम था, उस समय चलने वाला लॉ सिस्टम था,
उसमें एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को पब्लिक न्यूसेंस के तौर पे देखा जाता था। जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड में पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पब्लिक न्यूसेंस को अबेट करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे, जैसे मद्रास गवर्नमेंट ने एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879 बनाया और अंग्रेजों ने वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इन सभी एक्ट्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव जो था वह कंट्री, देश या फिर एनवायरनमेंट का बेटरमेंट नहीं था, उनका खुद का बेटरमेंट था। लेकिन इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर लॉज बनाने का जो इनिशिएटिव किया, जो शुरुआत की, उससे एक फॉर्मलाइज्ड लीगल रेजीम इस्टेब्लिश होने के लिए रास्ता बना और भारत में एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ। इस चीज़ ने भारत में एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। एक तरह से वह कर तो अपने लिए रहे थे सब कुछ, लेकिन इस चीज़ से एक एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था वह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल से डील नहीं करता था। लेकिन 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट के ऊपर रूल्स बनाना शुरू कर दिया, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटसेट्रा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट टाइम्स में आपका था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हड़प्पा मोहनजोदारो में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थे, नालियों का पूरा सिस्टम था, वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम था, पब्लिक बाथरूम्स थे। इन चीज़ों से पता लगता है वे लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाइजीन, सैनिटेशन, इस चीज़ के बारे में सीरियस थे। वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे रिवर्स ट्रीज, नेचर को देवी और देवताओं का दर्जा दिया गया था। राजा अशोक ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए थे। अर्थशास्त्र में एनवायरनमेंट को कोई डैमेज करता है, पेड़ काटता है, एनिमल्स को मारता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान था। उपनिषद, पुराण, वेद और दूसरे प्राचीन काल के टेक्स्ट जो थे उसमें कहा गया है कि यह हर व्यक्ति का धर्म है कि वह नेचर को प्रोटेक्ट करे। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और प्रकृति को भगवान, देवी देवताओं के साथ एसोसिएट किया गया है। नीम के पेड़ को देवी शीतला के साथ, पलस के पेड़ को गंधर्वों के साथ, स्वान को देवी सरस्वती के साथ, मोर को भगवान कार्तिकेय के साथ, चूहे को भगवान गणेश के साथ, अशोक के पेड़ को भगवान बुद्ध के साथ। इन चीज़ों से पता लगता है पुराने समय से ही लोग एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सीरियस थे, उसको काफ़ी सम्मान देते थे। मेडिवल टाइम में क्या हुआ, मध्यकाल में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुआ नए नए सेटलमेंट्स बनाने के लिए और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए। उसी काल में गार्डन्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ग्रीन पार्क्स वगैरह डेवलप किए गए। उसके बाद आया आपका ब्रिटिश एरा, अंग्रेज़ों का समय। अंग्रेज़ों ने नेचुरल रिसोर्सेज, मेनली फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया मिलिट्री पर्पस के लिए, लोकल कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए। वो और भी जगह यही काम करते थे। पहला फॉरेस्ट लॉ जो बना था 1865 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसने एक्सप्लॉइटेशन को एक लीगल अथॉरिटी दे दी। वह एक्सप्लॉइटेशन जो है लीगल मैनर में करने लगे। स्टेट की मोनोपोली हो गई फॉरेस्ट के ऊपर। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1884 में बनी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा, जिसके थ्रू रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए गए। ब्रिटिश एरा में जो प्रिवेलिंग लॉ सिस्टम था उसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पब्लिक न्यूसेंस के तौर पे देखा जाता था। जैसे आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड प्रोविजंस थे, सीआरपीसी में उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस थे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए, जैसे एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट। इन सारे लॉज को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों का, वह कंट्री और एनवायरनमेंट का बेटरमेंट नहीं था, उनके खुद का बेटरमेंट था। लेकिन इस चीज़ ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया भारत में एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को। एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को एक प्लेटफॉर्म मिल गया इन एक्ट्स के बनने के कारण। आज़ादी के बाद जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन कंट्रोल डील नहीं हो रहा था। लेकिन 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट के ऊपर रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एटसेट्रा। तो आपके पास काफ़ी मटेरियल हो गया है। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, एंशिएंट वाला आ जाए या फिर पूरा एनवायरमेंट लॉ का एवोल्यूशन आ जाए भारत में, तो आप काफ़ी लिख सकते हैं।